बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री नाइन्थ के अंदर नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। आज हमने स्टडी करना है प्रॉपर्टी ऑफ द कैनाल रेज। डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज हमने देख लिया था। प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, इन सब के लिए ये जो प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज बहुत ज़्यादा ही अहम है, तो हम इसको देखेंगे। और इसके अंदर जो मेन आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे समझ आएंगी। अच्छा, वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। मेरे ख्याल से ये मुश्किल नहीं है। अब लेट करो, ये मैं सारी डिस्कवरी आपने पहले पढ़ ली थी, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी कैथोड रेज है, ये वाली, और ये हमारी कैनाल रेज है। जो नेगेटिव होती हैं वो कैथोड रेज थी, क्योंकि वो कैथोड से निकल के इधर को जा रही हैं ऐसे लग रहा है, और कैनाल रेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसलिए से इसको प्रोटॉन कहते हैं या कैनाल रेज कहते हैं। अब देखो कि ये जो ट्रेवल कर रही हैं, कैथोड रेज क्या कर रही हैं? आपकी कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, और ये जो कैनाल रेज होंगी ये क्या करेंगी? उसकी ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। बस यही इसके अंदर है, इतना ज्यादा नहीं है। दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों सीधी लाइन में हरकत कर रही हैं, एंड ओपोजिट इन डायरेक्शन, और दोनों किस सिमत में है? ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। यहां तो कोई बात कुछ नहीं है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, सेकंड पॉइंट, कैनाल रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। अच्छा, ये पहले देख लो, उसके बाद देखना जरा। कहता है ये हमारी कैनाल रेज है। मैं सिर्फ कैनाल रेज शो कर रहा हूँ आपको। हमने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, ऊपर लगा दिया मैंने नेगेटिव प्लेट, नीचे लगा दी मैंने। अब आप बताओ, ये पॉजिटिव सीधा जा रहा था, पहले पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। अब मुझे बताओ कि ये जब मैं बैटरी लगा दूंगा नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो ये पॉजिटिव की तरफ बेंड होगा या नेगेटिव की तरफ बेंड होगा? गुड, शाबाश। पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव की तरफ। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी जब पॉइंट पढ़ा था कैथोड रेज में, तो मैंने बताया था कि हमेशा ओपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अब ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा किसकी तरफ बेंड होगा? नेगेटिव की जानिब बेंड होगा। और ये पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि ये हमेशा किस तरफ मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ बेंड हो जाएगा। यही पॉइंट उसने लिखा हुआ है। कैनाल रेज यानी कि पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्टेड, मुड़ जाएंगी टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाएंगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। अब ये किस तरफ बेंड हो रही हैं? नेगेटिव की जानिब। तो नेगेटिव की तरफ कौन बेंड होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि कैनाल रेज क्या है? पॉजिटिव रेज है। कैनाल रेज क्या है हमारी? यहां तक क्लियर होगी बात। ये दो पॉइंट आसान थे। अच्छा, थर्ड पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर कहता है सेम टाइप ऑफ द कैनाल रेज। चलो मैं इसको पहले समझाता हूं। और ये जो पॉइंट है ना, अगर आपको समझ आ गया ना, तकरीबन आपको केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है ना काफी हद तक समझ आ जाना। बहुत ही अहम पॉइंट है। अच्छा, कैथोड रेज में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हम गैस फिल करते हैं ना। लेट को अगर ऑक्सीजन गैस फिल करता हूँ या मैं हाइड्रोजन गैस फिल करता हूँ, अगर आपको याद हो ये बात, या नाइट्रोजन गैस फिल करता हूँ, तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव रेज पैदा हो रही हैं यानी कैथोड रेज पैदा हो रही है, इनकी नेचर सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। कैथोड रेज, आप कोई सी भी गैस यूज कर लो, हाइड्रोजन गैस कर लो, ऑक्सीजन गैस कर लो, नाइट्रोजन गैस कर लो, कोई भी गैस आप यूज कर लो, तो क्या होगा? कैथोड रेज की नेचर चेंज नहीं होगी। कैथोड रेज की जो नेचर है ऑलवेज रिमेन्स द सेम, वो एक जैसी होंगी।
अब मैं तो हम बात पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी केनाल रेज की। अब केनाल रेज में अगर आप ये यूज करते हो, हाइड्रोजन गैस यूज की आपने या आपने ऑक्सीजन गैस यूज की, मैंने गैस चेंज की, तो जब गैस चेंज करूंगा तो क्या होगा, केनाल रेज डिफरेंट टाइप, जो केनाल रेज की जो नेचर है वो सेम नहीं होगी, बल्कि उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। अब जो हमने आगे डिस्कस करना है सारा इसी को डिस्कस करना है। ये मैंने समझाने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों है। ये तो आप रट्टा लगा रहे हो, ये तो रट्टा लग गया ना आपका कि कैथोड रेज क्या होंगी, हमेशा एक जैसी होंगी, केनाल रेज डिफरेंट होगी। अब इस चीज को साबित करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा आपके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, मुझे बताओ ये नेगेटिव जो रेज है ये कहां से निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं? ये जो नेगेटिव रेज है कहां से निकल रही हैं, कैथोड से। और ये पॉजिटिव रेज कहां से निकल रही हैं, एनोड से। हमें जो नजर आ रहा है वो असल में यही नजर आ रहा है। जब मैं यानी कि 9th-10th में था, यहां तक कि फर्स्ट ईयर में चला गया, मैं यही समझता था कि ये जो पॉजिटिव रेज है ये वाली ये एनोड से निकलती हैं और ये नेगेटिव रेज है ये कैथोड से निकलती हैं। असल में ऐसा नहीं होता, ये रेज इसके अंदर से नहीं निकलती। कहाँ से आती हैं? शुक्र है आपने ये सोचा है कि कहाँ से आती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था आपके लिए कि आपके माइंड में आता। तो ये रेज कहाँ से आती हैं? अब मैंने कहा है कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जब मैं गैस चेंज करूंगा कैथोड रेज की नेचर चेंज हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है ये कहाँ से आती हैं। इसको साबित करने के लिए मुझे सारी आपको ना बेस बतानी पड़ेगी। अब इसको अच्छी तरह समझना। 4 पॉइंट भी देख लो, मैं अब ये ना 3 पॉइंट दोबारा डिस्कस करूंगा, 4 भी अब तफसील से डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और आप अपने एक्टिव रह के बैठ रहे हैं आपने। दीज रेज डू नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम एनोड। कहता है जो केनाल रेज है ना वो एनोड से नहीं निकलती। मैंने यही कहा ना कि नहीं निकलती। अब वो निकलती कहाँ से है? दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैथोड रेज कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स एंड आयोनाइज देम। इस लाइन की समझ तो नहीं आई? मुझे पहले पता था, अब बाद में समझ आएगी आपको। अच्छा, ये क्या नजर आ रहा है आपको? हाइड्रोजन H2, पता है ना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। मैंने जो गैस फिल की थी कैथो ग्लास ट्यूब के अंदर या कैथोड ट्यूब के अंदर, लेट कर लो मैंने हाइड्रोजन गैस उसके अंदर फिल की। अब हाइड्रोजन को अगर हम ओपन करें तो 2 एटम है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? हाइड्रोजन पहला एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो एटॉमिक नंबर 1 का मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? एक ही होगा। जो एटॉमिक नंबर होता है ना वही उसका प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? एक ही होगा। ये बात समझ आ गई यहां तक? अब इसी को अपने ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा हाइड्रोजन आया, उसका ये इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था ना ये शेयरिंग कर लेते हैं। वो कहानी मैंने सुनाई थी, 2 दोस्त जाते हैं बैट खरीदने, 2000 का बैट है। तो एक दोस्त कहता है मेरे पास 1000 रुपया, 1000 रुपया तुम डालो, 1000 मैं डालता हूँ, ये बैट खरीद लेते हैं। फ्री रेडिकल में पढ़ा था हमने, उसको दोबारा देख लेना एक दफा, वो सारी कहानी समझ आ जाएगी आपको। अब होता क्या है कि इन्होंने ये बांड बना लिया। ये बांड एक कोवलेंट बांड है। ये 4 चैप्टर में जाके आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ये बांड जो बन गया है ना, इसके बनने से H2 बनता है। अब होता क्या है कि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बैटरी लगाते हैं ना हम, वोल्टेज, जो हमने वोल्टेज की बैटरी लगाई थी, उससे ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं, या इस बांड कोवलेंट बांड के साथ टकराते हैं। इनको अलग अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? इनको अलग अलग कर देते हैं। ये हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकिन अलग हो जाएगा और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया? हाइड्रोजन एटम। पहले क्या था? मॉलिक्यूल। अब क्या बन गया? एटम, या इसको हम फ्री रेडिकल भी बोलते थे। अब आगे देखो, मैं अब सिर्फ इसको लूंगा, एक हाइड्रोजन एटम को लूंगा। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और एटॉमिक प्रोटॉन एक है। प्रोटॉन एक का मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? एक। ये ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। ये इस हाइड्रोजन की बात कर रहा है।
जो दूसरा हाइड्रोजन होगा उसका भी सेम केस ऐसे ही होगा। ठीक है, अब मैं ये वाला हाइड्रोजन लेता हूं, सिर्फ इसको भूल जाओ। अब ये मैंने हाइड्रोजन लिया, ये वाला देखो वही है ना। अब इसकी शेप क्या होगी, एक प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर। अब दोबारा बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो आके दोबारा इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अब वो किससे टकरा रहा है, अब वो एटम के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। जब वो एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, लेट को लो मैं इसको जो एच की शक्ल में लिखा हुआ ये इससे टकरा रहा है, तो क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतनी एनर्जी होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को टकराता है और इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से बाहर निकाल देता है। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा ये, कितने हो गए, दो, और ये H पॉजिटिव बना। अब आपको ये भी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अब समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता। अब इसको छोड़ दो, इसको देखो जरा। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराया तो क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, कोई भी नहीं, खाली हो गया ना। और ये देखो आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है और जो टकराया था, कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए ऊपर। अब समझ आ रही है दो इलेक्ट्रॉन कैसे बने। अब ये पॉजिटिव कैसे बना, ये देखो जरा। अच्छा, ये जो होता है आपका ये वाला एटम हाइड्रोजन, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, एक, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, जीरो। यानी कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। अब यहां से बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कितना है, कोई भी नहीं है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कोई, तो इलेक्ट्रॉन जीरो। तो चार्ज कितना आया, +1 -0, +1 ही आएगा। तो चार्ज कितना आया इसके ऊपर, +1। अगर आपको याद हो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, याद आया कुछ, वो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अच्छा, अब हम चाहते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। अब देखो उसने क्या कहा था, दीज रेज आर प्रोड्यूस, ये रेज पैदा होती हैं, यानी कि ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव रेज को वो क्या नाम दे रहा है, केनाल रेज। केनाल रेज कौन सी होती थी, पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी। असल में ये पॉजिटिव ये वाला है, हाइड्रोजन एटम का आयन है पॉजिटिव। वो जो हमारा एनोड है ना पॉजिटिव, उसमें से नहीं निकल रहा, बल्कि जो हमने ये गैस भरी थी हाइड्रोजन गैस, पहले हमने इस मॉलिक्यूल को तोड़ के क्या बनाया, एटम। एटम को फिर दोबारा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, इस अमल को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। ये देखो लिखा हुआ ना उसने, आयोनाइज देम। क्या लफ्ज लिखा उसने, क्या लफ्ज लिखा इसने, आयोनाइज देम। उसने इसको आयोनाइज किया, देखो हाइड्रोजन आयन बन गया। याद समझ आ गई बात की, यानी कि दीज रेज आर प्रोड्यूस, यानी कि इन रेज की वजह से, ये रेज यानी कि ये जो आपकी केनाल रेज है पॉजिटिव रेज, ये पैदा हो रही हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन आर कैथोड रेज कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन ये किससे टकरा रही है, गैस से टकरा रही। गैस से टकराने की वजह से क्या पैदा हो रहा है, आपकी पॉजिटिव रेज पैदा हो रही है। देखो पॉजिटिव रेज पैदा हो रही है, और क्या पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं। अच्छा, कोलाइड विद रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल एंड आयोनाइज देम। अब ये लाइन समझ में आ रही है, यानी कि और आसान कर दूं मैं सिंपल, ये आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर आके बैटरी के इलेक्ट्रॉन ने टकराया, पहले उसको एटम में कन्वर्ट किया, एटम के ऊपर फिर उसके इलेक्ट्रॉन से टकराया और उसको क्या बना दिया, केनाल रेज, पॉजिटिव रेज बना दिया। असल में जो केनाल रेज है ये गैस के अंदर से बन रही है। आपको ऐसे समझ आ गया जो आपने पूछा था, जो आपका केनाल रेज है वो एनोड से नहीं निकल रहा। ऊपर उसने यही बात तो लिखी है, दीज रेज डू नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ये एनोड से नहीं निकल रहा, बल्कि कहां से पैदा हो रही है, गैस से पैदा हो रही है। बस यही मैंने समझाना था मेन। क्लियर हो गई बात यहां तक। अच्छा जी, अब एक बात आपको समझ आ गई, पहली बात 4 पॉइंट समझ में आ गया, 3 अभी तक समझ नहीं आया, 3 मैंने भी समझाना है फिर दोबारा। 4 पॉइंट आपको ये समझ आया है कि ये रेज एनोड से नहीं निकलती, बल्कि कहां से पैदा होती हैं, गैस से। अब आगे चलते हैं हम।